बच्चों, तो कैसे आप लोग अच्छे हो गए। तो हम लोगों ने कल क्लास 7 में कंप्लीट कर लिया था हिंदी मीडियम में बच्चों। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सेकंड चैप्टर प्राणियों में पोषण। ठीक, क्लास 7 का है प्राणियों में पोषण के पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, तो चीज़ों को ऐसे क्लियर करते रहेंगे। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो लास्ट में मैं व्हाट्सअप नंबर भी लिखता हूँ अपना, वहाँ पर कोई भी डाउट होता है, अगर पीडीएफ चाहिए इसको हिंदी में, तो आप मेरे से व्हाट्सअप पे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, बेच के कोई भी करी, नो पेड क्लासेस, ओनली फ्री क्लासेस है। ठीक है बच्चों, तो दिया गया आप इसको जब पढ़ेंगे, ठीक है। प्राणियों में पोषण चैप्टर बहुत अच्छा है, प्राणी के बारे में बात किया गया है। तो हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है, चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं चैप्टर है, मतलब थोड़ा पढ़ने तो मज़ा आएगा, नहीं यहाँ से थोड़ा पढ़ेंगे मज़ा ही आएगा बच्चों। बोल रहा है आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। तो जितने पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बोल रहा परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसे देखा होगा, बंदर क्या अपना भोजन बना सकता है, गाय अपना भोजन बना सकती है क्या, कुत्ता अपना भोजन बना सकता है, वो सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लो कुत्ता हम पर निर्भर, रोटी डालोगे, गाय है, चारा अगर उसको खिलाओगे तो खाएगी, नहीं तो वो क्या करेगी, घास खाएगी जाकर। ठीक, मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, पेड़ पौधे भी होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ठीक, जबकि कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसे जंतु को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं। ठीक, ठीक, आगे दिया गया है, आपको इसमें बता देते हैं। ठीक, बोल रहा है कि कुछ जंतु पौधे जंतु दोनों खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को साफ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि प्राणियों के पोषण में पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि आहार के अंतर्गत भोजन को ग्रहण करने के लिए विधि, शरीर में इसके उपयोग की विधि भी सम्मिलित होती है। तो मनुष्य को भोजन खाने के लिए और करने के लिए बहुत सी विधियाँ होती हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं। बोल रहा है कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। क्या बोल रहा है कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के विभिन्न संगठन स्मरण करने, उनके नाम लिखिए जो आप भोजन कक्षा 6 में खाते थे। तो बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसे कि निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। ठीक, तो जटिल पदार्थों को आप तोड़ कर सरल पदार्थ में बनाते, जैसे या कैसे बनाते हैं, जैसे रोटी, आपकी एक बड़ी सी रोटी होती है, आप उसको टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं ना, टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। ठीक, कोई भी बड़ी चीज़ हो तो आप उसको एक छोटे पदार्थ में ही उसको ब्रेक कर लेते हो। ठीक बच्चों, आगे दिया गया है आपका। ठीक, बोल रहा है परिवर्तन होना, टूटना होना विखंडन कहलाता है। बोल रहा है कि किसी भी चीज़ को आप टुकड़े टुकड़े में कर खाना ही क्या कहलाता है ना, परिवर्तित करना विखंडन कहलाता। अर्थात इस प्रक्रम को पाचन करते हैं। तो वो पाचन का मतलब क्या, तो जब चीज़ों को आप टुकड़े करके खाओगे तभी आपकी चीज़ों में पचेगा। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे। बोल रहा है कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ क्या होती हैं। तो देखो, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों का मतलब क्या होता है बच्चों। बोल रहा है कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक, मधुमक्खी और मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधे को मकरंद चूसते हैं। जो हमिंग बर्ड होता है वो पौधों का क्या चूसते हैं, मकरंद चूसते हैं। जबकि मानव कुछ अन्य जंतु शिशु माँ का दूध पीते हैं। देखो, जो बच्चा होता है वो माँ का दूध पीता है। ठीक, अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपना शिकार का समूचा निकल जाते हैं। अब सर्प होता है एकदम डकार मार लिया, खा गया। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास के पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनके भक्षण करते हैं। तो कुछ जानवर होते हैं कीड़े मकोड़ों खाते हैं जो पानी में तैरते हैं। ठीक है बच्चा, आगे दिया क्रियाकलाप दिया गया, अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। बोल रहा है घोंगा आहार का प्रक्रम क्या होता है, आहार की विधि क्या होती है, चींटी क्या करती है, चील क्या करती है। तो चील तो पता ही है, शिकार कोई भी नीचे होता है उसको साफ कर जाती है। मरमर पक्षी भी आपको दिया गया है, जूं क्या करती है, हमारे खून को चूसती है। ठीक, घोंगा भी ऐसा ही होता है, खून को हमारा चूसता है। ठीक है, अगर नीचे सीप जितने भी होते हैं उसी की तरह खाता है। मच्छर खून चूसता है, तितली फूलों का रस चूसती है, मक्खी भी ऐसे ही होती है। ठीक है, बोल रहा है आहार की विधि छीलना, चबाना, फिर काटना मतलब वेतन करना। ठीक, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी और चूषण करना। तो बोलते हैं पहले छीलते हैं, फिर चबाते हैं, फिर काटते हैं। पहले छीला, फिर चबाया, चबाना, फिर काटना, काट खाते हैं। पकड़ना, निगलना, सैकनी। तो इस तरीके से बोलिए आहार की विधियाँ हैं, आपको बतानी है। बोल रहा है कुछ अद्भुत सत्य। तो देख लो अद्भुत सत्य का मतलब क्या है यहाँ से बेटा।
बोला तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच की होती है। कैसी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट का कई कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। ठीक, कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खा लेती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और यह आहार धीरे धीरे पचता रहता है। तो स्टार फिश ऐसे ही करती है, ठीक है बेटा, कि अपने अमाशय के द्वारा शिकार कर लेती है। बोल रहा है मानव में पाचन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, मानव के पाचन का मतलब देखो आपको बहुत बड़ा समझना होगा। ये आपके पेपर में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, मानव पाचन में, ठीक, क्या होता है? तो उसका कहने वाला हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब अपने मुंह से भोजन को खाते हैं, फिर जाता है, इसे पचाते हुए फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया था। मल का मतलब क्या होता है? जब हम लैट्रिन जाते हैं, ठीक है। बोल रहा है क्या आपने जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता होगा? वो कह रहा है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। देखो, शरीर के अंदर जो भोजन कब होता है कि हमें शरीर से एनर्जी मिलती है, ठीक। भोजन के एक सतत नली में से गुजरता है जिसे मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। कहाँ तक जाती है? गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे मुख गुहिका पहला है, ग्रास नली है, तीसरा ग्रासिका है, अमाशय है, क्षुद्रांत छोटी आंत है, बृहदांत बड़ी आंत है जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार तथा गुदा क्या बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न बोल रहा है विभिन्न कहाँ गया? जा विभिन्न भागों से गुजरता है। बोल रहा है विभिन्न भागों से गुजरता है, ठीक। क्रमिक रूप से घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्त्रावित करती हैं। बोला पाचन रस जटिल पदार्थ उनके सरल रूप में बदल लेते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती। कौन कौन से? आहार नाल और संबद्ध। तो ये सब किसका ग्रंथियां होती हैं जो मिलकर क्या करती हैं बेटा? पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो आप देख लो, ये बेटा हमारा जो होता है मुख गुहिका होती है, ये लाल ग्रंथि होती हैं, और ये हमारी ग्रासिका होती है जो गले में होती है, ठीक है। आगे दिया गया है यकृत होता है, ये हमारा पार्ट, पित्ताशय ये वाला होता है, अमाशय ये हमारा होता है, अग्नाशय आप देख सकते हो ये होता है, क्षुद्रांत ये होता है, बृहदांत ये होता है बेटा, और मलाशय और गुदा हमारा नीचे का जिसको एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं, ठीक। मुख एवं मुख गुहिका क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को ही अंतर्ग्रहण कहते हैं। मतलब भोजन को मुख से अंदर की ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सीधे भोजन निकल लिया, नहीं, पहले भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद निकलते हैं। बोल रही बूझो चित्र में देखना चाहती है कि बोल रही है कि दिखाइए कि अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वो इसकी लंबाई जानना चाहता है कि आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कितनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे हिस्से में किस प्रकार समाई गई हुई है। तो ये भी हमें बताना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि ठीक है, आगे कुछ तो है नहीं, ठीक है, सेम आ गया, दांतों वाला है, दांतों वाला ये इसमें पार्ट है, तो हम बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। वाकई में बात है कि हम दांतों बिना भोजन नहीं चबा सकते। बोला तथा यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों को पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिका चौखट में धसे होते हैं। हम चित्र में बात करेंगे। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा इनके कार्यों में भिन्न भिन्न अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक। अभी हमारा यही चलेगा, पूरा क्रियाकलाप दिया गया हमारा। बोला अपने हाथ धोइए और दर्पण में देखिए कि अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख से कितने प्रकार के दांत हैं। तो बच्चों आप लोग भी ऐसा ही करो, आप लोग भी देखो, तर्जनी से छुओ, ऐसे दांतों से, है ना, दांतों में जीभ के लगाओ और फिर गिनो कितने दांत हैं। बोल रहा है एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने को क्या बोलते हैं? काटने को कर्तन कहते हैं। एवं दर्शन के लिए किन्हीं दांतों का उपयोग करते हैं। कौन कौन दांत खाद्य पदार्थों का चीरने और वेदन पकड़ने के लिए आते हैं, उन दांतों को पहचानिए। तो उन दांतों को पहचानेंगे, देखो, जो चबाने और पीसने के लिए काम आते हैं उनको सारणी 2.2 में लिखिए, ठीक।
आगे दिया गया है 2.2 सारणी भी दी गई है, उसको हम बात करें। अब देख लो हमारे दांत दिए गए हैं, देखो यहाँ पर देखो चवड़लक होते हैं, अगर चवड़लक होते हैं देखो बेटा ये पूरी हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखो पूरे दिखाई दिए गए हैं। चवड़लक कौन से होते हैं बेटा? 3 दांत होते हैं पीछे के हमारे, उन्हें चवड़लक बोलते हैं। आप ये देख सकते हो, आपके लास्ट के 3 दांत जीभ से लाइए, तीन दांत चवड़लक होते हैं। अगर चवड़लक होते हैं बेटा, फिर 3 दांत के जो आगे जो दांत है जो अगर चवड़लक होते हैं, ठीक है बेटा। अगर चवड़लक के बाद रत्नक होता है आपका, ये वाला का रत्नक होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपने दांत खुद ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। थोड़े गंदे दांत होंगे लेकिन आप एडजस्ट करना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा रत्नक। तो देखोगे ये दांत आपका है, ये दिखाई दे रहा है रत्नक है, ठीक। और उसके बाद ये जो 3 दांत दिखाई दे रहे हैं, एक 2 3, तो ये दांत होते हैं कृंतक। ये दांत ये जो 4 होते हैं हमारे लगातार होते हैं रत्नक के बाद 1 2 3 4, ये होते हैं बेटा कृंतक, ठीक। तो इस तरीके से आप बेटा सीख सकते हो। आगे दिया गया है आपका, ठीक, हमारे दांतों की व्यवस्था। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े हैं ना, ठीक है। आगे दिया गया है हमारे दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, या लाल ग्रंथि होती है, लाला ग्रंथि लाला ग्रंथि होती है जो लाल रस लार स्रावित करती है, तथा आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे हमारा भोजन चबाने में आसान हो जाता है। बोल रहा है दांतों के प्रकार, बोल रहा है, तो दांतों के प्रकार बोल रहे, निचला जबड़ा ऊपरा जबड़ा दोनों में कितने दांत होते हैं। कर्तना बोल रहा कर्तन और दर्शन को वाले दांत, चीरने और फाड़ने वाले दांत, और चबाने और पीसने दांतों को आपको गिनना है नीचे के ऊपर को, और फिर उसके बाद इस पर लिखना है आपको। बोल रहा दांत, बोल रहा देखो यहाँ पर दिया गया, अगर यहाँ पे हम आपको बता दें, कह रहा है कि दूध के दांत तथा स्थायी दांत क्या होते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्षों पहले दूध के दांत गिरने लगते हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैवकाल में निकलता है। शैवकाल का मतलब जो छोटे होते हैं, क्लास मतलब 8 वर्ष के पहले तक हमारे दांत सारे टूटने लगते हैं, तथा लगभग 8 वर्ष की आयु में सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों को स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत का मतलब होता है बेटा जो हमारे परमानेंट होते हैं। समानता स्वस्थ व्यक्ति स्थायी दांत पे पूरे जीवन भर बने होते हैं, तथापि यद्यपि वृद्धावस्था में गिरने लगते हैं। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब सारे दांत आपके गिर जाएंगे, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। आगे दिया गया क्रियाकलाप करना है हमें, तो क्रियाकलाप के लिए आपको सिंपल से समझना है चीज़ों को। बोल रहा है कि परक नली लीजिएगा, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परक नली ए में चम्मच उबले चावल डालिए और 1 चम्मच में उबले चावल के मुख से लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। इन्हीं दूसरे परक नली बी में लीजिए, दोनों परक नली में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परक नली में आयोडीन डालना, देखो आयोडीन का विलयन डालना और जल डालना है। देखो इसमें कह रहा उबला चावल डालना है, देखो बच्चों, एक में उबला चावल, एक में चबाया हुआ चावल डालना है, जल डालना है, आयोडीन का विलयन दोनों में डालना है। ये आपको क्रिया करना है। तो दिया गया है मंड का पर लार पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो मंड होता है उसका लार पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको दिया गया। विलयन का 2 से 3 बूंद डालिए, उनका परीक्षण कीजिए। आप परक नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं। परक नली रंग में परिवर्तन क्यों होता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों के साथ कीजिएगा। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है, क्यों बदल देता है ये भी आपको पता लगाना है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ, देखो जीभ भी हम बात करेंगे आपको, क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं। कार्य ज्ञात हैं बोल रहा है, क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं। आप बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त और ये भोजन या लार में, तो इसका भी तो उपयोग करते हैं ना। आगे देखो ये कुछ दांत हमारे दिए गए हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मिठाइयाँ और दंत क्षय क्या होते हैं। अब जो मिठाई खाते हैं उनके दांत क्यों गिर जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बोलता है समानता हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी हम खाने पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है अध्याय 4 को देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों की क्षति पहुंचाते हैं।
चित्र 2 और 5 2.5 में। इसे दंत क्षय कहते हैं। दंत क्षय का मतलब क्या होता है कि हमारे दांतों में एक एसिड होता है जो धीमे धीमे क्या करता है, हमारे दांतों का क्षरण करता है, ठीक है, और जिससे हमारे दांत पूरे तरीके गिर जाते हैं ना। बोल रहा है यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाई व अन्य पदार्थ क्षय के लिए हमारे लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमें मीठे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, ना मीठा पेय पीना चाहिए। तो देख सकते हो ये किस तरीके से हमारे एक दांत सही था, दूसरे दांत में थोड़ी कैविटी, फिर थोड़ी, फिर पूरी कैविटी लग गई। बोला दंत क्षय क्रमिक। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु को डालनी नहीं चाहिए। बिना धुली वस्तु को नहीं डालनी चाहिए, है ना, नहीं तो आपके इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चों, है ना। फिर आगे दिया गया है, बोल रहा है कि भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। क्या करती है? जो हमारी जीभ होती है वो भोजन को लार में मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलना है कि जब जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो क्रियाकलाप 2.4 में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, वही चीज़ें हमारी दी गई हैं, लेकिन हम लोग जूम कर लेते हैं इसको। बोल रहा है कि निम्न पदार्थ का अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। बोले चीनी का विलयन तैयार करो, नमक का विलयन तैयार करो, नींबू का रस का विलयन और नीम की पत्ती तथा करेले का रस बनाओ। नीम की पत्ती से करेले का रस बनाओ। तो बच्चों सिंपल सा आपको क्या करना है, चीनी का विलयन बनाओगे तो उसका कुछ इफेक्ट अलग होगा, नमक का विलयन बनाओगे उसका कुछ अलग इफेक्ट होगा, नींबू का रस का बनाओगे कुछ उसका इफेक्ट अलग होगा, नीम की पत्ती बनाओगे, नीम की पत्ती करेले ठीक जो होती है उसका रस बनाओ उसका कुछ अलग होगा। बोल रहा है आपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जीभ बाहर निकाल कर सीधे रखने को कहिए। अब आप पहले चीनी डालेंगे उसको मीठा लगेगा, नमक डालेंगे तो नमकीन लगेगा, नींबू का रस डालो खट्टा लगेगा, ठीक है, और करेले डालोगे तो कड़वा लगेगा, ठीक है। ये आप करके दे सकते हो, ठीक है। बोल रहा है चित्र 2.6 में दिखाइए कि जीभ के विभिन्न क्षेत्रों में उपरोक्त में से किस एक विलयन के नमूने को एक एक बूंद कर रखिए। विलयन रखने के लिए दांत खुरदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया में अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग भी कीजिए। तो हमें सिर्फ जीभ में रख के देख लो, उसी से तुम्हारा पता चल जाएगा सब। अपने मित्र से पूछे कि जीभ के किस क्षेत्र में आपको मीठे और नमकीन, खट्टे और कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। मतलब ऐसे जीभ निकालो, चारों तरफ रखो, ठीक है। वहाँ पर पूछो किस तरीके का आपको स्वाद महसूस होता है। बोल रहा आप अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उसका स्वाद नाम लिखिए और संवेदन अनुभव द्वारा होता है। देखो संवेदन का मतलब होता है कि हम महसूस कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। भोजन नली ग्रासिका क्या होती है देखो, ठीक, और उसके बाद कुछ दिया गया है, हाँ भोजन नली ग्रासिका की बात की गई है तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। भोजन नली ग्रासिका का मतलब क्या होता है देखो, बोल रहा है कि निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। भोजन को जब हम लोग निगल लेते हैं तो यहाँ से ग्रास फूड पाइप के द्वारा यहाँ तक आता है। ग्रासिका गले में वक्ष से होती है और बोल रहा है आपको, ठीक, होती हुई जाती है। ग्रासिका की भित्ति, कह रहा है कि ग्रासिका की भित्ति में संकुचन, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें हमारी ऐसे आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ बस, ठीक। ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा इसे गति भोजन को चित्र 2 पॉइंट नीचे की ओर देखिए धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि भोजन को पचता ही नहीं बेटा, ठीक है। फलस्वरूप वमन द्वारा इसे बाहर निकाल दिया था। वमन का मतलब होता है उल्टी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद अपना वमन किया होता है। इसके कारण विषय में सोचिए। आपने अभिभावकों अध्यापकों से विषय में चर्चा भी कीजिए। तो ये भोजन होता है बेटा, ये आपका भोजन होता है। ये ग्रासिका होती है, ग्रासिका ये फूड पाइपलाइन होती है, ठीक है। यहाँ से हमारा भोजन जाता है और ये हमारा जो होता है अमाशय होता है, जो जे आकार का होता है। किस आकार का होता है बेटा? जे आकार का हमारा अमाशय होता है बेटा। 19 मिनट हो गया लेकिन हमारी वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई है। बोल ले पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो ये सब आप सोच सकते हो। बोल रहा है अमाशय एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा जे आकृति का होता है तथा आहार नाल में सबसे चौड़ा भाग है। यह
यह एक और ग्रासिका नली के खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छिद्रांत में खुलता है। छिद्रांत का मतलब जहाँ से हम लोग मतलब मल को बाहर निकालते हैं, ठीक है, लेटरिन को। बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है ये ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग ख़त्म कर लेंगे। चलो ठीक है, आगे दिया गया है चीज़ों को देखो, यही सीखते हैं। बोल रहा है कि थोड़ा सा छोटा हो जाओ आप, या नीचे आ जाओ, ठीक, कोई बात नहीं। बोल रहा है कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हो तो खाते समय आप बात करते हो, आपको खांसी उठती है या हिचकिची आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के सांस नली में प्रवेश करने के कारण होता है कि जब हम खाते खाते बात, इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि खाते खाते हुए बात नहीं बच्चों करना चाहिए और हमें आराम आराम से चीज़ों को खाना चाहिए। फिर बोल रहा है सांस नली नासिका से आने वाले वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रासिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन के मार्ग में एक ही होते हैं। इसी से हम सांस लेते हैं, इसी से हम भोजन को अंदर करते हैं ग्रास नली से। बोला फिर भोजन को सांस नली में प्रवेश करने में किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो सांस नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण सांस नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है और खांसी उठती है। जब आप बात भी करोगे और सांस भी नहीं लोगे तभी तो आपको हिचकी आएगी, और ऐसे में इंसान टपक भी सकता है ना। आगे देखो बेटा क्या दिया गया है, अमाशय का आंतरिक स्तर व श्लेष मल। बोला अमाशय के आंतरिक स्तर व सतह का श्लेष मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंचने जाते हैं तथा साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। बेटा जो अम्ल होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। जैसे एसिडिक अम्ल होता है, जैसे नींबू का अचार हो गया, ठीक है, आंवले का अचार होगा, इसके साथ खाओ तो आपका भोजन पच जाता है। या कोई भी खट्टे पदार्थ ले लो, नींबू ले लो, तो हमारा इससे क्या होता है बेटा, भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें पाचन रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। आगे दिया गया है क्षुद्रांत क्या होता है बेटा। क्षुद्रांत जो होता है देखो बोल रहा है कि लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। फिर आगे दिया गया है बच्चों, ये पूरा वही दिया गया है। इसके पहले हम इधर देख लेते हैं अपना टॉपिक। बोल रहा है कि देखो यहां से हम लोग पढ़ेंगे, बोल रहा है कि यकृत गहरे, जो यकृत होता है हमारा बच्चों, वो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। तो यकृत का रंग कैसा होता है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दक्षिणी अवस्थित होती है, दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस को स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस दशा को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्तरस क्या करता है, ये क्या करता है, ये थैलीनुमा में स्रावित होता है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। आगे दिया गया है अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अमाशय जे आकार का होता है। बोल रहा है अग्न्याशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनके सरल रूप से परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटीन किसमें बेटा परिवर्तित होता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। बेटा अब की बार आपको क्या करना है, इस चित्र के बारे में हमें सीखना है। तो देख सकते हो ये किस तरीके से अमाशय हमारा यहाँ बना होता है। मैं आपको क्या करता हूँ, 1 मिनट के लिए ये जो कैमरा है ना, इसको मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ बच्चों। आप मुझे ना देखो थोड़ी देर के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा छोटा हो जाए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है, आप इधर आ जाओ साइड में, ठीक है। पेन का यूज भी करना पड़ेगा। बोल रहा है एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय का कार्य प्रणाली की खोज हुई। विलक्षण के द्वारा एक अमाशय की हमारी खोज हुई। बोल रहा है सन 1822 में बोल रहा है एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ।
गोली के वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। बोला विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु अमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका तथा उसके छिद्र को पट्टी से चित्र पॉइंट 2.8 जो दिया गया उसमें दिया गया ब्यूमांट को छिद्र से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। बोल रहा है कि ब्यूमांट ने देखा कि अमाशय भोजन के मंथन कर रहा है तथा इसके भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकती है। उसने ये भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में भी तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। जब भोजन पूरा तरीके डाइजेस्ट हो जाता है तभी आपको लैट्रिन आती है। ठीक है, तो ये देख सकते हो अमाशय यहाँ बना हुआ, ये पूरे तरीके से होल है जो पूरे तरीके से उसने देखा आंखों के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे दिया गया है क्षुद्रांत में अवशोषण क्या होता है। देखो क्षुद्रांत में अवशोषण का मतलब क्या होता है। क्षुद्रांत में अवशोषण का मतलब क्या होता है। बोल रहा है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति से स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रिया में अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम तथा रंध्रांकुर कहते हैं। बोला कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली की समान संरचनाएं होती। बताओ बेटा इसके अंदर बताओ, हमें तो पता भी नहीं था, है ना। ठीक है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। बोल रहा है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है। दीर्घरोम बचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देता है, तल को बढ़ा देता है। बोल रहा है कि प्रत्येक दीर्घरोम जो दीर्घ सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं को जाल को फैला रहता है, दीर्घरोम की सतह में से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण का मतलब होता है जहाँ जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसको स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे के दिया गया है कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता उसको बृहदांत में भेज दिया जाता है। मान लो कोई भोजन है जब आपका पूरी तरीके डाइजेस्ट नहीं होता तो बृहदांत में भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे बृहदांत की बात करेंगे। देखो बृहदांत क्या होता है, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो बेटा बृहदांत का मतलब क्या होता है। बृहदांत क्षुद्रांत के अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल में कुछ लवणों को अवशोषित करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर बोल रहा है समय समय पर, अब देखो हम इधर आ जाते हैं। समय समय पर देखो दिया गया आंसर आप अगर पढ़ोगे, समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाला दिया जाता है। इसको निष्कासन कहते हैं। निष्कासन का मतलब होता है कि गुदा द्वारा मल को निकालना। बोल रहा है घास खाने वाले जंतुओं का पाचन क्या होता है। अपने पाचन क्या होता है बेटा। 28 मिनट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, चैप्टर बड़ा है, समझने में भी टाइम लगेगा। बोल रहा है कि आपने गाय को देखा होगा, भैंस को देखा होगा, ठीक, बकरी को देखा होगा, हिरण को देखा होगा, ठीक। ये सभी कैसे होते हैं? शाकाहारी जंतु में आते हैं। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब होता है ऐसा चबाते रहना, भोजन को हमेशा चबाते रहना, उसको जुगाली कहते हैं। जब वे खा ना रहे हो वास्तव में वो पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। ठीक, वह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। जहाँ पर ये लोग जल्दी जल्दी खा के भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं उसको प्रथम अमाशय या रूमेन कहते हैं। ठीक, जहाँ पर सभी जंतु यही काम कहते हैं। बोल रहा है रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। ठीक, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल का मतलब कट कहते हैं, परंतु बाद में जंतु उसके छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमांतन कहते हैं। देख लो बेटा इस तरीके से आपको देख लो, किसी रोमांथी का मांस है। तो देख लो एक गाय है बेटा, बहुत अच्छी से चित्र इस पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कर रहा है वो। ठीक है, चित्रों को देखोगे, गाय घास को इस तरीके से रूमेन करती है। यहाँ पर क्षुद्रांत होता है, ग्रासिका होती है, और देख लो ये उसका अमाशय होता है, पूरा अमाशय होता है।
और ये होता है अंधनाल होती है बेटा, ये अंधनाल होती है, दिखाई दे देगी। और ये क्या होता है, बृहदांत होता है, पीछे का हिस्सा आपका बृहदांत, जहाँ से गाय गोबर रखती है। ठीक है बेटा। आगे दिया गया है दस्त क्या होता है बेटा। देखो दस्त क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। दस्त का मतलब क्या होता है, कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बाहर निष्कासन की आवश्यकता होती है। पतली रूपी का मतलब क्या होता है, जब हमें पतली पतली लैट्रिन आने लगती है ना, तो बोला है इस स्थिति में दस्त कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। जैसे दस्त लग गए तो मतलब पतली एकदम लैट्रिन आने लगती है ना। इस संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। ये किसके होता है, यह संक्रमण के कारण होता है। ठीक, दिया गया भारत में विशेषकर बच्चों में अति सामान्य स्थिति है। बोला चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण होता है शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना। ठीक, इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सा के पास जाने से पूर्व के रोगी को उबाल कर ठंडा हुआ जल में एक चुटकी नमक और चीनी का घोल मिलाना चाहिए। ठीक, इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। ORS घोल का मतलब बेटा क्या होता है कि चीनी और नमक और पानी, मतलब एक थोड़ा सा आधे से आधे चम्मच चीनी नमक लो और 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी में आप 100 ml पानी में आप मिलाकर उसको पी लीजिएगा। ये ORS का काम करता है बच्चों। आगे दिया गया है, बोल रहा है कि जुगाली जो करना होता है, जुगाली करना कहते हैं ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमांथी कहलाते हैं। घास में क्या होता है, सेलुलोज पदार्थ होता है बेटा। घास में कौन सा पदार्थ होता है, सेलुलोज नामक पदार्थ होता है, जो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमांथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का एक पाचक करने वाला जीवाणु पाए जाते हैं। बेटा हर किसी में जीवाणु होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। कोई भी ऐसे बहुत सारे जंतु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। पहली जानना चाहते कि वो जंतु भोजन करते समय इसे भली बात क्यों नहीं पचा सकते हैं। बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता, क्योंकि हमारे अंदर वो कीड़े नहीं होते। हम घास खाएंगे तो नहीं पचा पाएंगे, पेट खराब हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे दिया गया है, जैसे देख लो जानवरों में जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में छिद्रांत एवं बृहदांत के बीच थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंतनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। जो मनुष्य के अंदर जीवाणु वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब तक के आपने जंतुओं के विषय में पढ़ा होगा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिसमें न तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र होते हैं, फिर भी वह किसी प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। ठीक है, और भोजन ग्रहण करने के अन्य रोचक विधियों का अध्ययन भी करेंगे हम लोग। आगे दिया गया है, अमीबा में संरक्षण का पाचन क्या होता है। अमीबा क्या होता है, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोष की जीव होता है। पूछा जाएगा बच्चों अमीबा क्या होता है। अमीबा एक कोष की जीव होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। इस गोल संघन केंद्र एवं कोशिका होती है। अब आप इधर आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं। जिसमें बोल रहा है जिसमें द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियाँ होती हैं। ठीक, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्त निकालता रहता है, जिन्हें हम पादाब कहते हैं। पादाब एक कृत्रिम पाँव होता है जिन्हें गति देने में, भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार करता है, इसे भोजन का आभास होता है। तो ये भी बेटा कोई ना कोई चीज़ों को खाता जरूर है। ठीक, आभास करता है। तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। आगे दिया देखो बेटा केंद्रक क्या होता है। तो देखो ये इसका केंद्रक होता है। ठीक, ये एक संरचना दी गई है। ठीक है, बाग कणिका अंतर्गण क्या होती है, खाद्य धनियाँ क्या होती हैं, और वही छेपित दिया गया। आप कोई चित्र आपको करना है, तो ये अमीबा का एक चित्र था। आगे दिया गया खाद्य धनी में पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। ठीक, आगे दिया गया अवशोषित पदार्थ अमीबा में वृद्धि एवं रख रखाव एवं गुलन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बोल रहा बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धनी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन व आधारभूत प्रक्रमी सभी प्राणियों के समान होते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। इन एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों शरीर के अन्य भागों का स्थानांतर को पढ़ेंगे, वो कह रहा है, लेकिन हम अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी
ठीक, आगे देखो ये बेटा ये दिया गया था, आपने क्या सीखा ये हम लोग कर लेते हैं। बोला जंतु में पोषण आवश्यकताएं भोजन अंतर्ग्रहण, सबसे बेटा इंपॉर्टेंट होता है ये, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी यहाँ बात करें तो हम छोटे हो जाते एकदम, ठीक। बोल रहा है कि जंतु पोषण में आवश्यकताओं भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित होता है। बोल रहा है कि आहार नाल एवं स्रावित ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें मुख्य गुहिका होता है, ग्रासिका होती है, अमाशय होता है, छिद्रांत होता है और बृहदांत होता है। तो बेटा एक मनुष्य के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? मुख्य गुहिका पाया जाता है, ग्रासिका पाया जाती है, अमाशय पाया जाता है, छिद्रांत पाया जाता है, बृहदांत पाया जाता है, जो मलाशय में समाप्त होती हैं तथा गुदा सम्मिलित होते हैं। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ होती है, जैसे लाला ग्रंथि होती है पाचक रस में, लाल ग्रंथि में यकृत होता है, अग्नाशय होता है, अमाशय की भित्ति, क्षुद्रांत की भित्ति को पाचन रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन का ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार भोजन को ग्रहण करने की विभिन्न होती हैं। बोल रहा है कि पोषण एवं जटिल प्रक्रम जिसमें अंतर्ग्रहण और पाचन और अवशोषण और सांघीकरण और निष्कासन भी शामिल होता है। आगे दिया गया है मंड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य में से प्रारंभ किया जाता है, मुख्य से ही प्रारंभ किया जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त व अग्नाशय से बोल रहा अग्न्याशिक स्राव क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस द्वारा क्रिया है। भोजन के सभी घटकों में पाचन क्षुद्रांत द्वारा पूरा किया जाता है। बोल रहा जल के कुछ लवण व बृहदांत्र व अवफोफित होते हैं जो अवफोफित पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर देते हैं। अगला दिया गया बिना पचे हुए अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है वो मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। शरीर के बाहर मतलब मल से बाहर निकाल दी जब हम लैट्रिन जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे दिया गया है गाय भैंस और हिरण जैसे घास खाने जंतु में को रोमांथी और रूमिनेंट कहलाते हैं। बेटा जो गाय और हिरण हो गए और भैंस हो गई ये रोमांथी होते हैं या रूमिनेंट कहलाते हैं। पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता के करके इन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेल में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर इसे चबाते रहते हैं। इसे देखा होगा ऐसे भैंस चबाती रहती थी, गाय भी चबाती रहती मुँह। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य दानी में ही होता है। बड़ा एक्सरसाइज है, बुक फिल करो, बुक पढ़ो और फिल करो, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है आपकी, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों को ऐसे क्लियर कंप्लीट करना है और आपको क्या करना है मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लेना है। अगर कोई दिक्कत होती तो मेरे से आप PDF लिख सकते हो 7376 ठीक 73 76 14 93 06 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे ही PDF ले सकते हो और अगर नोट्स आप चाहते हो कोई भी PDF आप हो 1 to 8 तक EVS की कोई भी PDF हो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। कोई भी पेड क्लासेस नहीं है बच्चों, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।